हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 3 ऑफ द टीपीए एक्ट 1882 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में टीपीए के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 3 के बारे में देखते हैं। ये एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, तो इसके अंदर कई चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया है, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंस्ट्रूमेंट, अटेस्टेड, रजिस्टर्ड, अटैच टू द अर्थ, एक्शनेबल क्लेम और नोटिस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पूरा एक्ट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ नहीं समझेंगे तो आगे चलकर अगर आप सेल, मॉर्गेज, लीज वगैरह टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके पास बेयर एक्ट ज़रूर होगा, और अगर आप उसका सेक्शन 3 देखें तो उसमें फर्स्ट में ही लाइन में ही डिफाइंड है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अगर आप उसमें पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। अब ये जो डेफिनेशन है ये हमको ये तो नहीं एक्सप्लेन कर रही है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, लेकिन ये एक्सप्लेन कर रही है कि क्या इंक्लूड इसमें नहीं होता है। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कहीं और सर्च करें किसी और एक्ट में, तो हमें जनरल क्लॉज एक्ट और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पता चलती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 326 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन करी गई है कि इट शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि वो इट इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट्स टू वेज, लाइट्स, फेरीज, फिशरीज or any other benefit to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth, but not standing timber, growing crops nor grass। हमारे पास ये दो डेफिनेशंस और हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अगर हम इसका क्रक्स निकालें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ये हम देखते हैं अब। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होता है लैंड फर्स्ट, देन सेकेंड बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, एंड देन थर्ड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। अब जो थिंग्स अटैच हो सकती हैं अर्थ के अंदर, उसके अंदर भी तीन और चीज़ें डिफाइन होती हैं। वो हैं थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स अटैच टू व्हाट सो एम्बेडेड इन द अर्थ, एंड थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, जिसमें तीन एक्सेप्शंस हैं, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रास। फर्स्ट पॉइंट देखें कि लैंड के अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि लैंड के अंदर आती है अर्थ की सरफेस। अब वो चाहे वाटर से कवर हो या ना हो, और उस लैंड के ऊपर जो भी स्पेस है ऊपर या नीचे, वो सब लैंड के अंदर ही आता है। इसके अलावा लैंड के ऊपर या जो नीचे जो भी ऑब्जेक्ट्स नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट हैं, वो सब भी लैंड के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मिनरल्स वगैरह अगर आपके उस लैंड में हैं तो वो भी लैंड के अंदर ही आते हैं। उसके अलावा और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमंस द्वारा परमानेंटली फिक्स करे जाते हैं, उन्हें भी हम लैंड में ही इंक्लूड करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, वॉल्स और फेंसेस, जो आपको पता ही है हम परमानेंटली लैंड पे फिक्स ही कर देते हैं, उन्हें भी हम लैंड में ही इंक्लूड करते हैं। सेकंड पॉइंट देखें तो उसका मीनिंग ये है कि जो भी बेनिफिट्स उस लैंड से अराइज होंगे वो भी लैंड में ही इंक्लूड करे जाएंगे, जिसे हम एक लैटिन मैगज़िम प्रॉफिट्स ऑफ पेंटर से भी समझ सकते हैं। अब इसके लिए दो केस हैं जो इसको पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। केस है आपका आनंदा बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1956। तो इस केस में क्या था कि जो चिल्का लेक है उसमें फ़िश कैच करने का इशू था कि उसमें हम फ़िश जो कैच कर रहे हैं और उससे जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे लैंड में इंक्लूड होता है या वो प्रॉफिट नहीं इंक्लूड होता है। तो वो चीज़ भी, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया है, जो भी आपकी लैंड है उससे अगर कोई भी वाटर उस पर कवर्ड है तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट होंगे वो सब लैंड में ही इंक्लूड होंगे। दूसरा केस जो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1959 का केस है, उसमें भी यही सेम चीज़ है कि अगर आपकी कोई लैंड है और अगर आप उससे लकड़ी काट रहे हैं उस लैंड पर फॉर द पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, जो कि इस पर्टिकुलर केस में है, तो आपको राइट मिलता है और आप उन वुड्स को कट कर कर उनसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इन सब के अलावा जैसे जो भी आप राइट्स आपके हैं रेंट कलेक्ट करने के, प्रॉफिट्स, फेयर वगैरह, डेट सिक्योर जो आप कर रहे हैं मॉर्गेज के द्वारा, ऑफिस अगर किसी हेरिडिटरी प्रीस्ट का है टेम्पल के, या किसी हिंदू विडो की लाइफ का इंटरेस्ट है जो कि उसकी हस्बैंड की इनकम की प्रॉपर्टी से आ रहा है, एक्सेट्रा, ये सब भी आपके बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड के अंदर ही आते हैं। मैंने दो केसेस के बारे में बताया है, आप चाहें तो और भी केसेस इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं।
हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, थिंग्स अटैच टू दी अर्थ। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो 3 सब पॉइंट्स हैं, उनको एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट है कि थिंग्स एम्बेडेड इन दी अर्थ। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट पॉइंट में थिंग्स एम्बेडेड इन दी अर्थ में कि जो भी चीज़ें हम अर्थ से परमानेंटली फिक्स कर देते हैं और उसी लैंड का वो पार्ट हो जाती हैं, उनको हम थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ कहते हैं। जैसे कि जो भी आपके हाउस, बिल्डिंग्स, वॉल्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एक्सेट्रा वगैरह जो भी होते हैं वो हम परमानेंटली फिक्स कर देते हैं, तो वो थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ में आ जाती हैं। और ऐसी अगर कोई भी चीज़ जो इंटेंशनली हम नहीं जोड़ना चाह रहे हैं तो वो थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ का पार्ट नहीं होगी। जैसे कि एंकर, रोड रोलर या मशीनरी। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कोई अगर भारी चीज़ है मान लीजिए और वो अपने वज़न से अंदर चली गई ज़मीन के, तो कोई कह सकता है कि साहब ये तो अर्थ का पार्ट हो गई, लैंड का पार्ट हो गई है, अभी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई है। लेकिन ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंशन थी रखने वाले की वो ये तो नहीं थी कि साहब वो उसका पार्ट हो जाए, वो तो अपने वजन से अंदर चली गई, तो वो नहीं होगी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ का पार्ट। तो अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि थिंग्स अटैच टू व्हाट्स एम्बेडेड इन द अर्थ, इसका क्या मीनिंग है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई एक चीज़ जो कि किसी चीज़ से जुड़ी हुई है और वो जो जुड़ी हुई चीज़ है वो किससे जुड़ी हुई है, अर्थ से, किसके लिए, परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए। तो ऐसी जो चीज़ जुड़ी हुई है तो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि डोर्स, विंडोज़, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपके जो डोर्स और विंडोज़ हैं घर में, वो किससे जुड़े हुए हैं, आपके घर से, और घर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, परमानेंटली अर्थ से एम्बेडेड हो रखा है। जैसे कि अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया। तो जो आपका ये है, ये एक चेन बन गई है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो दरवाज़ा है वो आपका घर से जुड़ा हुआ है और घर परमानेंटली अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं परमानेंटली, वो आपकी क्या कहलाएंगी, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात वही है, 2 बात फिर से, कि वो चीज़ अटैच कैसे होनी चाहिए, परमानेंटली, और जो चीज़ अटैच हो रखी है वो बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट के लिए होनी चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो बिना किसी इंटेंशन के आपने जोड़ रखी है घर में, आपने कोई भी चीज़ ऐसी जोड़ रखी है जिसका इंटेंशन आप नहीं है कि वो पार्ट बन जाए उस हाउस या बिल्डिंग का, तो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करते हैं, उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं। जैसे कि कोई भी बल्ब वगैरह हैं आपके घर में, या आप ट्री भी है, या आपने कोई भी मिरर लगा लिया घर में, या कोई भी ऐसी चीज़, वो आप कोई परमानेंट उसके लिए तो लगा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि थिंग्स रूटेड इन दी अर्थ। तो इसका एग्जांपल ये है कि जो ट्रीज़, प्लांट्स और शब्स होते हैं जो लैंड पे ग्रो करते हैं और अर्थ में रूटेड होते हैं, उनको हम जनरली इमूवेबल कंसिडर करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनको हम जनरली इमूवेबल कंसिडर करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो इसके 3 एक्सेप्शंस हैं, अगर आप बेयर एक्ट में भी देखें तो उसके अंदर भी ये दे रखा है कि ये तीनों चीज़ें आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। तो फर्स्ट जो है स्टैंडिंग टिम्बर है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है कि कोई भी अगर एक ग्रीन ट्री है जो कि अर्थ में रूटेड है तो उसको स्टैंडिंग टिम्बर कहा जाता है। लेकिन उसकी जो वुड्स हैं वो ये ज़रूरी है कि टिम्बर पर्पस के लिए यूज़ हो, यानी कि वो जो उसकी लकड़ी है वो आप घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करी जाती हो। जैसे कि शीशम की लकड़ी, नीम की, बबूल की या टीक की। तो जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ होते हैं वो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं होते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि स्टैंडिंग टिम्बर होने के लिए ज़रूरी क्या है कि वो जो ट्री है वो टिम्बर पर्पस के लिए यूज़ हो रहा हो। अब जो मैंगो ट्री है वो ये डिपेंड करेगा उसके यूज़ पे कि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होगा या इमूवेबल। अगर हम उसे टिम्बर पर्पस की तरह यूज़ कर रहे हैं उसकी लकड़ी को, तब हम उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम उसे फ्रूट ट्री की तरह यूज़ कर रहे हैं सिर्फ आम तोड़ने के लिए, तब हम उसे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं। सेकंड पॉइंट है वो है ग्रोइंग क्रॉप्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी क्रॉप्स हमारी फील्ड में लगी हुई हैं, जैसे कि कोई भी क्रॉप ले लीजिए आप, वीट, बार्ली या राइस वगैरह कोई भी, तो वो इमूवेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती इमूवेबल? क्योंकि हर जो आप क्रॉप लगा रहे हैं वो आप आगे फसल उसको काटने के लिए ही तो लगा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं वो उसमें वहीं लगी रहेगी। जब आगे वो ग्रो हो जाएगी तो आप उसको कट कर लेंगे, तो वो जो है आपकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है। पॉइंट जो है वो है ग्रास। अब जो ग्रास है किसी भी, जहाँ अगर आप देखें घास कहीं भी जो खेत में वगैरह कहीं भी किसी भी फील्ड ज़मीन पे उग जाती है तो उसकी कोई यूज़ तो होता नहीं है, सिर्फ क्या यूज़ होता है कि उसे एक चारे की तरह यूज़ कर लेते हैं कैटल वगैरह के लिए। तो इसके लिए फॉर दिस रीज़न क्या होगा कि वो कट डाउन कर ही जाएगी या जानवर उसे खा लेंगे, तो वो कोई परमानेंटली फिक्स तो करी जा नहीं रही है इस पर्पज़ के लिए कि हमें ग्रास ग्रो करनी है साहब, वो जानवर ही यूज़ कर लेंगे उसे, तो उसे भी हम जो है आपका
इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आप कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं कि जैसे जो भी बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं लैंड से, ठीक है ना, अगर ईजमेंट है, आने जाने का कोई रास्ता है, तो वो भी एक आपका जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है। और इसी की तरह मैंने कई सारे राइट्स और एग्जांपल्स दे रखे हैं मूल प्रॉपर्टी के, आप उन्हें एक एक करके देख सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप एज अ ग्लांस इन्हें एक बार देख सकते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, रफ आइडिया कि एग्जांपल्स क्या होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हाउस ऑफ लॉ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।